नमस्कार। आज हम क्वांटम भौतिकी की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी उलझन भरी अवधारणा पर बात करेंगे, कोपेनहेगन व्याख्या। हमारे पास एक लेख भी है जो इसके मुख्य पॉइंट्स को समझाता है। जी नमस्कार। और ये व्याख्या वाकई क्वांटम दुनिया की बुनियाद है। नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने इसे 1920 के दशक में शक्ल दी थी, और हमारा इरादा है कि इसके जो जटिल लगने वाले पहलू हैं उन्हें थोड़ा आसान बनाया जाए। बिल्कुल। और ये समझना कि क्वांटम दुनिया को देखने का ये नजरिया हमारी आम समझ से कितना अलग है, फिर भी ये आज तक अहम बना हुआ है, कमाल की बात है। हाँ, तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले इसकी जो सबसे बुनियादी बात है, सुपरपोजिशन और मापन, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, कोपेनहेगन व्याख्या कहती है कि क्वांटम कण, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनकी कोई एक फिक्स्ड स्टेट या पोजीशन नहीं होती। मतलब जब तक आप उन्हें मापते नहीं हैं। फिक्स्ड स्टेट नहीं होती, तो फिर वो होते कैसे हैं? वो एक ही समय में कई सारी संभावनाओं के मिले जुले रूप में होते हैं, सारी मुमकिन अवस्थाओं का एक मिक्सचर। इसे ही सुपरपोजिशन कहते हैं। एक ही वक्त में कई जगह या कई रूपों में, ये तो सुनने में ही अजीब है। हाँ है, तो हमारी रोजमर्रा की दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन क्वांटम लेवल पर ऐसा ही होता है। और यहीं पर मापन यानी मेजरमेंट का रोल आता है। अच्छा, कैसे? जैसे ही हम उस कण को मापने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो संभावनाओं का जाल था वो ढह जाता है। गणित की भाषा में इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। कण उन सभी संभावनाओं में से किसी एक बिल्कुल तय अवस्था में आ जाता है। ओह, मतलब हमारा मापना ही उसे एक तय रूप दे देता है। एक तरह से हाँ, मापने से पहले वो संभावना है, मापने पर वो हकीकत बन जाता है। वाह, इसके पीछे और कौन से सिद्धांत काम करते हैं? मैंने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में सुना है, क्या वो इसी से जुड़ा है? बिल्कुल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इसी का एक नतीजा है, आप कह सकते हैं। वो कहता है कि आप किसी कण की दो खास प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी एकदम सही पोजीशन और उसका एकदम सही मोमेंटम यानी संवेग, एक ही वक्त पर एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। मतलब अगर एक चीज को बिल्कुल ठीक ठीक जाना तो दूसरी उतनी ही अनिश्चित, उतनी ही धुंधली हो जाएगी। ये कुदरत का नियम है क्वांटम लेवल पर। और फिर नील्स बोर का पूरकता सिद्धांत भी है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी। जी, बोर का पूरकता सिद्धांत, ये भी बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि क्वांटम चीजों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कण का कण वाला रूप और तरंग वाला रूप, वो कभी कण की तरह व्यवहार करेगा, कभी तरंग की तरह। लेकिन दोनों एक साथ नहीं। हाँ, एक ही प्रयोग में आप उसके दोनों चेहरों को एक साथ नहीं देख सकते। एक को देखेंगे तो दूसरा छिप जाएगा। पर उस चीज को पूरी तरह समझने के लिए दोनों ही पहलू जरूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इससे समझने के लिए वो डबल स्लिट वाला प्रयोग बहुत मशहूर है ना? हाँ, डबल स्लिट प्रयोग तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टर चाइल्ड है। वो इस पूरी कहानी को दिखाता है। कैसे, जरा समझाएंगे? देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके दो पतली स्लिट्स वाली स्क्रीन की तरफ भेजते हैं और आप ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गया, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। वो जैसे दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता है और पीछे वाली स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। धारियां बन जाती हैं, जैसे पानी की लहरों से बनती हैं। तरंग की तरह। लेकिन अगर हम पता लगाने की कोशिश करें तो, मान लीजिए डिटेक्टर लगा दें स्लिट्स पे, बस वही सारा खेल बदल जाता है। जैसे ही आप डिटेक्टर लगाकर ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्लिट ए से गया या स्लिट बी से, यानी आपने मापन कर लिया, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन फौरन एक कण की तरह बर्ताव करने लगता है। वो किसी एक ही स्लिट से गुजरेगा और पीछे स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, बस दो पट्टियां बनेंगी जहां जहां कण टकराए। अरे, मतलब हमारे देखने भर से या जानने की कोशिश करने भर से उसका बर्ताव बदल गया, कण से तरंग या तरंग से कण। बिल्कुल, मापन ने वेव फंक्शन को कोलैप्स कर दिया और उसे कण जैसा बना दिया। ये तो वाकई दिमाग चकराने वाला है। यहीं से तो फिर वो गहरे सवाल उठते होंगे ना वास्तविकता के बारे में। हाँ, और यही इस व्याख्या का सबसे विवादास्पद पहलू रहा है। क्या हकीकत सिर्फ तब वजूद में आती है जब हम उसे देखते हैं? क्या जब कोई जंगल में पेड़ गिरता है और कोई सुनने वाला नहीं होता तो आवाज होती ही नहीं? क्या चांद तभी होता है जब हम उसे देख रहे होते हैं? कुछ इसी तरह के सवाल। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी इस विचार से बहुत असहज थे। हाँ, उनका वो मशहूर कोट है, ईश्वर पासा नहीं फेंकता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। उन्हें लगता था कि ये संभावनाओं और चांस वाली बात ठीक नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है।
इसके नीचे कोई गहरे छिपी हुई निश्चित हकीकत होनी चाहिए। लेकिन इतने विरोध और अजीब लगने के बावजूद ये व्याख्या टिकी कैसे रही और इतनी सफल कैसे हुई? क्योंकि ये काम करती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारी सहज बुद्धि के भले ही कितनी भी खिलाफ हो, लेकिन अनगिनत प्रयोगों के नतीजों की ये एकदम सटीक भविष्यवाणी करती है। क्वांटम लेवल पर जो भी होता है, ये व्याख्या उसे गणितीय रूप से बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। इसीलिए यह आज भी इतनी महत्वपूर्ण है। तो अगर संक्षेप में कहें, कोपेनहेगन व्याख्या क्वांटम दुनिया को कैसे देखती है? इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि क्वांटम दुनिया संभावनाओं की दुनिया है। चीजें निश्चित नहीं होती जब तक मापी ना जाएं, और मापन का प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है। यह हमें बताती है कि क्वांटम स्तर पर चीजें कैसे काम करती हैं, उनके व्यवहार की भविष्यवाणी कैसे करें। लेकिन ये नहीं बताती कि वो क्यों ऐसा अजीब व्यवहार करती हैं। क्यों का जवाब इसमें नहीं है। तो ये एक तरह का नियम पुस्तिका है, पर ये नहीं बताती कि नियम क्यों बने। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये एक बहुत शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण है, लेकिन साथ ही एक गहरा दार्शनिक रहस्य भी। तो हमने देखा कि कोपेनहेगन व्याख्या क्वांटम दुनिया को संभावनाओं, अनिश्चितता और मापन के असर के नजरिए से देखती है। एक ऐसा नजरिया जिसने वाकई भौतिकी को बदल कर रख दिया। जी बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये व्याख्या कहती है कि मापन से वास्तविकता तय होती है, पर मापन आखिर है क्या चीज? क्या इसके लिए किसी मशीन का होना काफी है, या फिर किसी चेतन पर्यवेक्षक, किसी इंसान या किसी और जागरूक सत्ता का होना जरूरी है? क्या चेतना का इसमें कोई रोल है? ये सवाल आज भी क्वांटम भौतिकी और दर्शन शास्त्र के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है, और इसका जवाब शायद हमें वास्तविकता की और गहरी समझ दें।